नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की परतें खोलने वाले हैं जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था का इंजन है, लेकिन अक्सर अर्थशास्त्र के भारी भरकम शब्दों में उलझ कर रह जाता है। आज हम सरकारी बजट घाटे यानी डेफिसिट के गणित को डिकोड करेंगे। बिना किसी जार्गन के हम ये समझेंगे कि सरकारी खर्च और कमाई के बीच के इस अंतर का अर्थव्यवस्था पर और हम सब पर कितना विशाल प्रभाव पड़ता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई सरकार अपनी कमाई से ज्यादा पैसा खर्च करने लगती है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, लेकिन राष्ट्रीय घाटे या शॉर्टफॉल की पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे मजबूत नींव यहीं से तैयार होती है। आज हम इस विषय को एक रशियन डॉल की तरह खोलेंगे। शुरुआत करेंगे बुनियादी गणित से, यानी जब खर्च आय से अधिक हो। फिर हम रेवेन्यू डेफिसिट को देखेंगे। उसके बाद पूरी तस्वीर को समझने के लिए फिस्कल डेफिसिट पर जाएंगे। फिर हम कर्ज के खतरनाक जाल को समझेंगे और अंत में प्राइमरी डेफिसिट के जरिए पुरानी उधारी के बोझ को अलग करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। उन जटिल आर्थिक जालों को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये घाटा शुरू कहाँ से होता है। सीधे शब्दों में कहें तो घाटा या डेफिसिट का बस इतना सा मतलब है कि सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा है और उसकी कमाई काफी कम है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां तिजोरी में पैसा कम आ रहा है, लेकिन बाहर पानी की तरह बह रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस घाटे को गहराई से मापने के 3 विशिष्ट तरीके हैं। अब आते हैं हमारे पहले और सबसे आम पैमाने पर, रेवेन्यू डेफिसिट यानी सरकार का रोजमर्रा का घाटा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ और सिर्फ सरकार के नियमित रोजमर्रा के खर्चों को देखता है। इसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को पूरी तरह से किनारे रख दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार अपने सामान्य कामकाज की लागतों को भी अपनी नियमित कमाई से पूरा नहीं कर पा रही है। अगर इसे फॉर्मूले में ढालें तो रेवेन्यू डेफिसिट सीधे तौर पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बीच का अंतर है। यह साफ दिखाता है कि सरकार के पास अपना रोजमर्रा का काम चलाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। अब जब रोजमर्रा की आय कम पड़ जाती है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। सबसे पहले तो सरकार को डिससेविंग करनी पड़ती है, जिसका मतलब है हमारी और आपकी यानी अन्य क्षेत्रों की बचत का इस्तेमाल करना। मजबूरन सरकार को अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए उधारी का सहारा लेना पड़ता है, और जब ऐसा होता है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने लगती है, जिससे देश में भयंकर महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका हल क्या है? खैर, गणित के हिसाब से इसके केवल 2 ही सीधे तरीके हैं। या तो सरकार अपने खर्चे कम करे या फिर टैक्स वगैरह बढ़ाकर अपनी कमाई बढ़ाए। जाहिर है, राजनीतिक रूप से ये दोनों ही कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब रोजमर्रा के खर्चों से थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर देखते हैं, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है सरकार के कुल खर्चों का उसकी कुल कमाई से अधिक होना। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैच है। इन कुल प्राप्तियों में उधारी को शामिल नहीं किया जाता। आखिर जो पैसा आपने कर्ज लेकर हासिल किया है उसे आप अपनी कमाई तो नहीं मान सकते ना। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। फिस्कल डेफिसिट वास्तव में बिल्कुल सरकार की कुल उधारी आवश्यकता के बराबर होता है। कुल खर्च में से अपनी असली कमाई को घटा दीजिए, जो बचेगा वो सीधा सीधा ये बताएगा कि सरकार को कुल कितना कर्ज लेना पड़ेगा। इन दोनों पैमानों के बीच कंफ्यूज मत होइएगा। रेवेन्यू डेफिसिट बताता है कि सरकार के दैनिक खर्चे चलाने में कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर फिस्कल डेफिसिट कुल आय और व्यय की तुलना करता है, जो हमें राष्ट्रीय उधारी की पूरी और व्यापक जरूरत बताता है। अब बात करते हैं उस खतरे की जो एक बहुत ऊंचे फिस्कल डेफिसिट के साथ आता है। उधारी की एक कठोर वास्तविकता है जो देश को एक गहरे दुष्चक्कर की ओर ले जाती है। ये कर्ज का जाल असल में काम कैसे करता है, इसे कदम दर कदम देखिए। पहले सरकार घाटे को पूरा करने के लिए पैसा उधार लेती है, फिर उस भारी उधारी पर ब्याज देना पड़ता है। और याद रहे, ब्याज देना एक रोजमर्रा का खर्चा है। इससे सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस नए बढ़े हुए घाटे को पाटने के लिए सरकार को मजबूर होकर और भी ज्यादा उधार लेना पड़ता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जब सरकार को डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी होती है तो अक्सर रिजर्व बैंक को नए नोट छापने पड़ते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ता है और चीजें महंगी होने लगती हैं, यानी महंगाई।
इसके अलावा बाहर के देशों से कर्ज लेने पर हमारी विदेशी निर्भरता बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, ये भारी कर्ज भावी पीढ़ियों के सिर पर एक ऐसा बोझ डाल देता है जो देश के भविष्य के विकास को पूरी तरह से जकड़ लेता है। चलिए अब हमारी लिस्ट के आखिरी और सबसे अहम मीट्रिक पर चलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। यहां हम पुरानी बातों को हटाकर आज की असलियत देखते हैं। अर्थशास्त्री इस मीट्रिक का उपयोग यह देखने के लिए करते हैं कि पुराने कर्ज के बोझ को हटा दें तो आज वर्तमान में सरकार कितनी ओवर स्पेंडिंग कर रही है। ये हमें बताता है कि आज जो कर्ज लिया जा रहा है उसका कितना हिस्सा पुरानी उधारी का ब्याज चुकाने में जा रहा है और कितना हिस्सा वास्तव में नए कामों के लिए लिया जा रहा है। फॉर्मूला बहुत ही सीधा है, प्राइमरी डेफिसिट बराबर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमारी कुल उधारी है, तो जब हम उसमें से ब्याज का भुगतान घटा देते हैं तो हमें वो शुद्ध उधारी मिल जाती है जो पूरी तरह से नए खर्चों के लिए ली गई है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक देश 100 करोड़ रुपए उधार लेता है, लेकिन उस 100 करोड़ में से 80 करोड़ तो सीधे पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चले जाते हैं। तो उस देश का प्राइमरी डेफिसिट केवल 20 करोड़ रुपए ही रह गया। मतलब 100 करोड़ उधार लेने के बावजूद असल में नए विकास या खर्चों के लिए हाथ में सिर्फ 20 करोड़ ही आए। अब इस नंबर 0 पर जरा गौर कीजिए। 0 सुनने में लगता है कि घाटा 0 होना तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना? लेकिन अर्थशास्त्र में एक 0 प्राइमरी डेफिसिट का जो मतलब है वो आपको चौंका देगा। अगर किसी देश का प्राइमरी डेफिसिट 0 हो जाता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुराने कर्ज का बोझ इतना भयानक हो चुका है कि आज सरकार जो भी नया पैसा उधार ले रही है वो तुरंत पुराने ब्याज को चुकाने में ही स्वाहा हो रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना पिछला ब्याज चुकाने के लिए नया उधार लेने को मजबूर है। नए विकास के लिए कुछ नहीं बच रहा। तो अब अगर इन सबको एक साथ रख के देखें तो हमारी रशियन डॉल पूरी तरह खुल चुकी है। फिस्कल डेफिसिट हमें देश की कुल उधारी बताता है जिसमें पुराना ब्याज भी शामिल है, और प्राइमरी डेफिसिट उस ब्याज को हटाकर केवल नए खर्चों के लिए जरूरी उधारी को दिखाता है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस एक सवाल पर जरूर विचार करें। यदि 0 प्राइमरी डेफिसिट का मतलब केवल पुराना ब्याज चुकाने के लिए नया उधार लेना है, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस उधारी की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रीय कर्ज की इस बढ़ती वास्तविकता को समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये मुश्किल लगने वाला विषय आपको पूरी तरह स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.